हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। करे भी क्यों ना, क्योंकि कैरियर का प्रश्न है, आपके करना भी चाहिए। इस सीरीज में फिजिक्स में 11th क्लास की फिजिक्स में वन शॉट वीडियो की सीरीज में चला रहा हूं। आज हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 9 पर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पर। और इसके लिए वन शॉट आपके सामने है जो मैं भी डिस्कस करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। जी हाँ, और एक प्रॉमिस कीजिए कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है, आपको इससे फायदा मिलता है, तो अपने एक दोस्त को ये वीडियो आप जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि उस बच्चे का भी फायदा होगा, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे वीडियो बनाने का, और आपकी तरफ से मुझे ये गुरु दक्षिणा होगी, वो भी आपके बिना किसी खर्च के। समझ गए होंगे मेरी बात। तो ऐसा करने से पॉजिटिविटी फैलेगी। खैर आगे चलते हैं। अरविंद सर के जो वन शॉट वीडियो है वो और लोगों से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स और चैप्टर नंबर 9 वन शॉट वीडियो फ्रॉम अरविंद सर। औरों से अलग क्यों अलग? क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं ऑल टॉपिक्स कवर्ड, आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से सारे टॉपिक आपको इसमें कवर्ड मिलेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज है, मतलब अगर किसी बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी इस वीडियो को अच्छे से देखेगा पढ़ेगा तो उसका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंच जाएगा जबरदस्त तरीके से। और पढ़ाते वक्त आपको प्योर टीचिंग मिलने वाली है, कोई फालतू टॉक्स नहीं मिलेंगी, कोई भी फालतू बात नहीं करूंगा जिससे आपका समय खराब ना हो। अब एक कदम और आगे चलते हैं, क्योंकि यहां पर कई बार बच्चों का ऐसा कहना होता है कि सर अगर इसका प्रेजेंटेशन उन्हें मिल जाए तो बड़ा हेल्प रहेगा, तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। इसका प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप वहां क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसके पीडीएफ्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, तो कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। साथ में पूरा 11th क्लास की प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं सारे चैप्टर्स के वीडियो। और कई बच्चे क्या होता है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो वो मेरा एक ऐप है अरविंद एकेडमी ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। सुटेबल कोर्स देख के ले लीजिएगा, और वो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाने में सक्षम है। तो आइए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कहने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब भी हम बात करते हैं रिजिड बॉडीज की, तो सारी जो रिजिड बॉडीज होती हैं वो परफेक्टली रिजिड नहीं होती। उनको जब हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत स्ट्रेच भी होती है, कुछ बॉडीज ज्यादा स्ट्रेच हो सकती हैं। जब हम कंप्रेस करते हैं तो बॉडीज कंप्रेस भी करती हैं। कुछ बॉडीज ठोकने पीटने पे फैलती भी हैं, जिसे मेलेबिलिटी वगैरह भी आप बोलते हैं। ये सब गुण इसमें पाए जाते हैं। तो कौन सी बॉडी ज्यादा स्ट्रेच हो रही है, कौन सी ज्यादा कंप्रेस हो सकती है, कौन सी ठोकने पीटने पे ज्यादा फैल सकती है, इन सब गुणों के बारे में हम सीखना और स्टडी करना चाहते हैं। यही इस चैप्टर में समझने का मौका हमें मिलता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स होंगे और उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यानी ठोकने पीटने पे क्या होने वाला है। मोटे तौर पे ये चैप्टर आगे इस तरह बढ़ता है। अब मैं बात करता हूं डिफॉर्मिंग फोर्स की, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फोर्स लगाएंगे, ठोकना पीटना खींचना तानना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है? जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हैं कोई, और बॉडी के पास मूवमेंट की गुंजाइश नहीं होती, यानी वो मूवमेंट कर पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है, फ्री नहीं है, और रोटेट भी नहीं कर सकता है, तो उस मजबूरी में वो बॉडी स्ट्रेच हो सकती है या कंप्रेस होगी, क्योंकि वो फ्रीली मूव तो कर नहीं पा रही है, आपने उसको वो फ्रीडम दी नहीं है, रोटेट भी नहीं कर सकती है। तो जब उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, जबकि वो चल नहीं सकती, कंप्रेस नहीं, मूव नहीं कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती, तो उसकी मजबूरी है कि या तो वो कंप्रेस हो या वो स्ट्रेच हो। इस तरह का जब फोर्स आप लगाते हैं तो बॉडी के अंदर ए फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड ए डिफॉर्मिंग फोर्स। उस दशा में बॉडी का वो साइज और शेप को चेंज कर देता है, क्योंकि बॉडी चलने की अवस्था में तो है नहीं। समझ गए होंगे? तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हो गया? जब बॉडी मूव नहीं कर सकती या आपने फ्रीडम नहीं दी है, बॉडी रोटेट नहीं कर सकती और फोर्स लगाए जा रहे हैं, तो उस समय क्या होगा? या तो उसका साइज बदल जाएगा या शेप बदल जाएगा। ऐसे फोर्सेस को आप बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ गए होंगे? एक बॉल लीजिए, पिच्चू कर दीजिए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया आपने, और क्या।
चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब उसके बाद इलास्टिसिटी क्या होती है, देखिए बात समझते चलेंगे। ये छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को पूरी तरह समझने के लिए। इलास्टिसिटी क्या है? इफ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। अब क्या होता है कि अगर हम किसी बॉडी में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटा लें और वो बॉडी हमारी अपनी पोजीशन, अपनी साइज को, अपनी शेप को रिगेन कर जाए वापस, तो हम बोलते हैं वो उसमें इलास्टिसिटी है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वो उस बॉडी में इलास्टिसिटी है। जैसे कि रबर बैंड, तो रबर बैंड को जब खींचते हो और उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो तो रबर बैंड वापस नॉर्मल पोजीशन में, अपनी वाली पोजीशन में आ जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। आप बात समझ पाए होंगे कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाए तो बॉडी वापस अपना नॉर्मल साइज एंड शेप को पा जाए, वो कहलाएगा क्या? उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे इलास्टिसिटी। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, समझते चलेंगे और पीडीएफ ही आपको मिल ही जाएगा, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकेंगे। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी की बात करते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं इसके अंदर। एक आता है कंप्लीटली और दूसरा आता है इमीडिएटली। मतलब भाई इलास्टिक बॉडी में क्या था कि जब डिफॉर्मिंग फोर्स हमने हटाया तो डिफॉर्मिंग फोर्स हटने पर बॉडी अपने साइज को और शेप को रिगेन कर ले। लेकिन जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है उसमें जब हम हटाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो वो अपने साइज शेप को पूरी तरह और तुरंत, कंप्लीटली एंड इमीडिएटली, यानी पूरी तरह और तुरंत रिगेन कर लेती है। तो ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज। तो इफ ए बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और जो भाई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी पाई तो जाती नहीं है, लेकिन जो नियरेस्ट बॉडी है वो कौन सी कह सकते हैं? नियरेस्ट एग्जांपल टू ए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या है? क्वार्ट्ज फाइबर। तो क्वार्ट्ज फाइबर को हम लोग काफी करीब मान सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के पास में। चलिए एक कदम और आगे चलते बातों को समझते हुए। आइए अब यहां पर देखिए प्लास्टिसिटी क्या होता है। तो प्लास्टिसिटी बेसिकली इलास्टिसिटी का उल्टा समझ लीजिए आप। जैसे इफ ए बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यानी आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लिया, उसके बाद भी जो बॉडी है जिसका साइज आपने डिफॉर्म किया है वो वापस आने की चाहत ही नहीं रखता है, वापस नहीं आना चाहता, वो डिफॉर्म ही रहना चाहता है। तो इस गुण को कि वो वापस नहीं आना चाहता है आप बोलते प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल जैसे च्युइंगम। तो च्युइंगम क्या होता है? जब च्युइंगम आप खाते हैं मुंह में, सेंटर फ्रेश खा रहे हैं आप जैसे, तो खोल के कभी कभी सीट में भी चिपकाते हैं आप, स्कूल के नीचे वाली, कोचिंग के नीचे वाली सीट में। तो वहां पर च्युइंगम को जब आप कूच के निकालते हैं तो जिस अवस्था में कूचे रहते हैं उसी अवस्था में आपको दिखता है, जिस एंगल पे दबा के निकालेंगे या हाथ से फैला देंगे। तो if a body does not regain its original size and shape even after the removal of deforming force, it is said to be a plastic body and this property is called plasticity। ये च्युइंगम हो गया। तो प्लास्टिसिटी वही हुआ, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ लेकिन वो वापस आने की चाहत नहीं रखता है, ये प्लास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है, बाकी वो बॉडी प्लास्टिक बॉडी है। ये प्लास्टिसिटी की मामला हो गया। अब इसमें आ जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। भाई बिल्कुल ही एकदम जिस तरह छोड़ दिए एकदम नहीं आना चाहता है, तो वो कहानी क्या है? इफ ए बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी, मतलब बिल्कुल भी जहां जैसा छोड़ा गया है बिल्कुल भी चाहत नहीं है वापसी की, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे कि आपने देखा होगा वैक्स मोम, जो मोम होता है पैराफिन वैक्स, वो मोम जिस तरह चला जाता है उसमें कोई वापसी की गुंजाइश नहीं होती। मोम समझ रहे होंगे। इसी तरह आप पुट्टी की भी बात करते हैं, पुट्टी। तो पुट्टी या पैराफिन वैक्स, ये एग्जांपल्स किसके हैं? करीब करीब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी के। और यहां पर
नोट है क्योंकि कोई भी जो बॉडी है, नो बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक। 100% प्लास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं पाई जाती। ऑल द बॉडीज लाई इन बिटवीन दीज लिमिट्स, सब की सब जो बॉडीज हैं वो इनके बीच में ही पाई जाएंगी, परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक के बीच में। ये बात और ध्यान रखनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा एक कदम और। अब यहां पर देखिए स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस इस चैप्टर के लिए। तो द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब क्या होता है कि ध्यान यहां ये रखिएगा कि ये इंटरनल वर्ड पे ध्यान रखिएगा। जब भी हम किसी भी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, आप खुद भी देखते हैं, जब आप किसी भी टेंशन में होते हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है। मान ली एग्जामिनेशन करीब आ गए, एग्जामिनेशन आ गया, उसमें नंबर कम आ गए, या एग्जामिनेशन पता लगा 4 दिन बाद टेस्ट होने वाला है, तो आपको स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस आपका इंटरनल होता है, दिमाग में स्ट्रेस आ गया, गर्लफ्रेंड धोखा दे गई आपने अपनी अच्छी वाली गर्लफ्रेंड को किसी भी दूसरे लड़के के साथ देख लिया, तो दिमाग में क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो वो जो स्ट्रेस है वो इंटरनल रहता है, आप बात पकड़िएगा, इंटरनल। तो इससे याद रहेगा कि जो स्ट्रेस है वो इंटरनल मामला है। यानी जब भी किसी भी फोर्स, जब किसी भी वायर ले लीजिए, वायर को मान लीजिए खींचते हैं आप, तो खींचने पे जो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे आप बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑलवेज इंटरनल। तो यहां पर क्या रहा, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि जिस भी तार को आप खींचेंगे वो शेप को वापस लेने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, इंटरनल याद रहेगा ना आप, तो जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। ये हो गया स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, यानी F अपॉन ए। इस तरह दिमाग में रखिएगा तो भूलेंगे नहीं आपको और मजा भी आएगा। और इसकी SI यूनिट वगैरह पूछी जाती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। CGS सिस्टम में डायन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला आप देख ही सकते हैं। तो स्ट्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट ये कीवर्ड है। एक कदम और आगे लेके चलते बेटा, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, कुछ ये भी जानकारी फटाफट ले लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, बड़ी इजी बातें हैं, बहुत ही मक्खन जैसी बातें। इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप per unit cross section area of a body when the length of the body is increases in the direction of the deforming force. It is known as a longitudinal stress. जब आपने किसी भी वायर पे या किसी भी बॉडी पर जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में उसकी लेंथ बढ़ जावे तो आप कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ है। देखिए लिखा हुआ है यहीं पर, when the length of the body increases, यानी एक वायर आप ले रखे हो सपोज करिए ऐसे, और इसमें मान लीजिए एक आप वजन लटका दीजिए ऐसे, वेट, तो वेट लटकाने की वजह से ये स्ट्रेच हो जाएगा वायर। तो यहां पर कौन सा स्ट्रेस आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में लंबाई बढ़ जाए, इलोंगेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तो वो क्या कहलाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई, डिफॉर्मिंग फोर्स की डायरेक्शन में लेंथ का बढ़ना। दूसरी बात, कंप्रेशनल स्ट्रेस, इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो खैर स्ट्रेस का डेफिनेशन ही होता है, ऑफ ए बॉडी व्हेन इट्स लेंथ डिक्रीजेज अंडर ए डिफॉर्मिंग फोर्स। भाई लेंथ डिक्रीज, मान लीजिए किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब दबा रहे होंगे तो लेंथ उसकी कंप्रेस कर जाएगी, जब लेंथ कंप्रेस करेगी तो बोलोगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। खींच रहे हो तो लेंथ बढ़ेगी, कंप्रेस कर रहे हो तो लेंथ घटेगी, तो इसे बोल दोगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। दो प्रकार के हो गए, बाकी दो और हैं। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इफ ए बॉडी इज सब्जेक्ट टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स, कोई बॉडी है इस पे चारों दिशाओं से कोई यूनिफॉर्म फोर्स लग जावे ऐसे, ठीक। तो इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फ्रॉम ऑल साइड्स देन द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ये काम बन जाएगा, सभी दिशाओं से सेम फोर्स लग रहा हो तो उसको।
ठीक। आगे टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस, ये कैसा स्ट्रेस होता है? जैसे आपके पास मोटी सी किताब होती है और उसके सरफेस पे आप टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, मतलब समझ लीजिए ऐसी मान लीजिए बुक है, अब बुक में फोर्स कैसा लगा दिया? ऐसे लगा दीजिए, तो बुक कैसे हो जाती है? हल्की से ऐसे घूम जाती है ना किताब, आगे बढ़ जाती है ऐसे ऐसे, या आगे से स्लिप हो जाएगी ऊपर से थोड़ी, यहां नीचे फिक्स रहेगी। तो ये कहला जाते हैं व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है जो टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी, इट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। ये बॉडी का शेप जो पीले कलर से था, अब देखिए ये कुछ हरे कलर से दिखने लगा। ये टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है बहुत ही आराम से। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हो गए। अब बात करते हैं अगली स्ट्रेन की। अब स्ट्रेस तो हो गया था, स्ट्रेस क्या था? इंटरनल। अब ये जो स्ट्रेन होती है ये होता है एक्सटर्नल। अब देखिए स्ट्रेन कैसे याद रखेंगे? कभी कभी आप जब सो के उठते हैं तो गर्दन टेढ़ी हो जाती है, आपको टेढ़ी गर्दन करके सो गए, अकड़ गई गर्दन, एक दिन भर सीधी नहीं हो रही है, कभी कभी तो 2-3 दिन सीधी नहीं होती। तो जो अकड़न हो जाती है गर्दन में वो क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हो गया, अकड़ गई गर्दन हिंदी में। तो वो स्ट्रेन क्या है? डिफॉर्मिटी। डिफॉर्म हो गई ना थोड़ी देर के लिए, या 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए गर्दन, डिफॉर्मिटी याद रखने में और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बनाने में कितना बढ़िया लग रहा है। तो स्ट्रेन में क्या होगा? डिफॉर्मिटी होगी, यानी किसी में ओरिजिनल शेप में बदलाव होगा, डिफॉर्मिटी। तो द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। मतलब जैसे कि कहीं पे लिखा जाए डेल्टा एल अपॉन एल, तो ये क्या है? ये स्ट्रेन है लेंथ का, कि जितना चेंज हुआ है लेंथ में अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज द रेशियो। बात समझ में आई होगी? ये रेशियो है और ये क्या है? ये स्ट्रेन है। यही बात देखिए लिखी, स्ट्रेन कई तरह के होते हैं, लेंथ का लिख दिया मैंने। द रेशियो ऑफ द चेंज इन एनी डायमेंशन, लेंथ का जैसे लिखा वॉल्यूम का भी लिखा जा सकता है, प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन कॉल्ड स्ट्रेन, दिस इज स्ट्रेन। है मुद्दा वही डिफॉर्मिटी का, डेल्टा एल, एल से डेल्टा एल खिंच गया, डिफॉर्मिटी हो गई, इसे स्ट्रेन बोला जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन समझदारी का प्रयोग करना आवश्यक है। तो स्ट्रेस क्या हुआ? चेंज इन डायमेंशन, जैसे लेंथ में चेंज किया, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन जो कि एल है। तो डेल्टा एल अपॉन एल का मतलब हो गया स्ट्रेस। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यहां स्ट्रेन होना चाहिए। यह है आपका स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इस तरीके से काम बनेगा आपका। अब एज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ 2 लाइक क्वांटिटीज, ये 2 एक तरह की क्वांटिटीज का रेशियो है। इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब क्योंकि एक तरह के यूनिट्स का रेशियो है तो इसका कोई भी नो यूनिट एंड डायमेंशंस, क्योंकि एक ही तरह के क्वांटिटी का ये रेशियो है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। लेंथ की और नीचे भी लेंथ है तो दोनों की यूनिट कट जाएगी और कोई इसका डायमेंशन भी नहीं होगा। ये भी बात समझ में आती है बहुत बेहतर तरीके से। चलिए आगे समझने की बात करते हैं। कुछ टाइप्स ऑफ स्ट्रेन आ जाता है फिर, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ। ये लॉन्गिट्यूडनल की बात हम लोगों ने की थी वहां पर, डेल्टा एल अपॉन एल। यहां पर देखिए लिखा है, ये देखिए डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है जो समझ में आती है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए, ये सब कोर्स में आपके है। आगे बात समझने की कोशिश करते हैं बेटा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक है तो इसको लिख दीजिए डेल्टा वी अपॉन वी। ये आपको दिख ही रहा, ये हो जाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ की जगह चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इस तरीके से बात की जा सकती है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई। आगे बात करते हैं फिर टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में एक आता है शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा इन रेडियन थ्रू विच ए फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स।
ये मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल ये आपके कोर्स में है नहीं। तो शेयर स्ट्रेन की बात की जाए तो जैसे आप टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात कर रहे थे, उसी में अगर डिफॉर्मिटी की जाती है तो इस तरह से आपका हिसाब बनता है। भाई कोई बॉडी थी पहले ऐसी थी, अभी टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो इस तरीके से ये थीटा एंगल से आगे बढ़ गई। बुक थी किताब, और किताब को ऊपर से टेंजेंशियली ऐसे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला सरफेस हल्का सा आगे खिसक गया, ये इस तरह से खिसक गया, ये थीटा हो गया, एंगल इज स्मॉल। और यहां पर देखिए क्या हो गया, ये लिखा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो टू पैरेलल लाइंस के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है वो लिख दिया। अब यहां पे लिखोगे ना tan थीटा, अगर क्योंकि ये थीटा स्मॉल होता है इसको थीटा भी लिख देते हैं, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते हैं। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ में आ रही होगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन्स हो गई, इनके बीच का डिस्टेंस ये आएगा डिनोमिनेटर में, और ये जो डिस्टेंस है यहां पे लिख देते हैं, मैं x और y लिख देता हूं आपके लिए, ये हो गया x और ये हो गया y। इसी तरीके से बात समझ सकते हैं, क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो यहां से ये वैल्यू लिखी जा सकती है, जो आप यहां से आइडिया ले पा रहे होंगे। इस तरह से यहां इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। चलते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन से एक कदम और आगे। इलास्टिक लिमिट क्या होती है, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। The maximum stress within which the body completely regains its original size and shape after the removal of deforming force is called elastic limit. जब भी हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं, जहां तक बॉडी अपने को वापस साइज एंड शेप में ले आती है, द मैक्सिमम स्ट्रेस, वो मैक्सिमम स्ट्रेस का मतलब इंटरनल restoring force per unit area, the maximum stress within which the body completely regains its original size or shape after the removal of deforming force is called elastic limit. वो elastic limit कहलाएगी। If the deforming force exceeds the elastic limit, अगर elastic limit बढ़ जावे, उससे ज्यादा हो जाए, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट से ज्यादा हो जाए, द बॉडी एक्वायर्स ए परमानेंट सेट, उसके बाद क्या होगा, बॉडी में एक परमानेंट सेट हो जाता है। डिफॉर्मेशन इट इज सेट टू बी ओवर स्ट्रेन्ड। क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास, ये समझ लीजिए एक वायर है, वायर तो नहीं लकड़ी है वैसे, एक वायर ले लीजिए। अब इस वायर को मैं थोड़ा खींच लूं, वायर तो लग नहीं रहा तो फील नहीं कर पाएंगे आप। मैं एक वायर जैसी कोई चीज ले लेता हूं, स्केल ले लेता हूं, समझ लेते हैं समझाने के लिए, वायर तो नजर नहीं आ रहा है। ये मान लीजिए स्केल है एक स्टील की, इस स्टील की स्केल को मैं खींचता हूं, लोड देके स्ट्रेच करता हूं। मान लीजिए थोड़ी सी ये स्ट्रेच हो जाती है और मैं छोड़ देता हूं, और ये वापस अपने साइज एंड शेप को रिगेन कर लेती है। तो क्या बोलेंगे कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो इसने अपने साइज और शेप को रिगेन कर लिया है। लेकिन अगर मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट के बाहर चला जाए, इफ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड्स द इलास्टिक लिमिट चला जाए, तो खींचने के बाद जब मैं छोड़ूंगा तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं जाएगी, इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन हो जाएगा, कुछ इलॉन्गेशन हो जाएगा, कुछ परमानेंट सेट हो जाएगा। अभी ये 1 फुट की या 12 इंच की या 30 सेंटीमीटर की स्केल है, तब पता लगा ये 30.1 सेंटीमीटर की स्केल हो जाएगी, एक बढ़ जाएगी खींचने पर, परमानेंटली बढ़ जाएगी। तो यही चीज लिखी हुई है कि इफ द डिफॉर्मिंग force exceed the elastic limit, the body acquires a permanent set or deformation and is said to be overstrained. बात समझ में मेरे ख्याल से आपको आई होगी कि अगर इलास्टिक लिमिट से हम ज्यादा चले गए, उसके बाद डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दिया, तो भी हमारा एक परमानेंट सेट परमानेंट सेट का मतलब बॉडी हमेशा के लिए थोड़ी सी खिंच जाएगी, अगर कंप्रेशन है तो दब जाएगी परमानेंटली। ये कहानी हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। एक कदम और आगे लेके चलते हैं, हुक्स लॉ। अब देखिए ये भी बड़ा काम का लॉ है, लेकिन इसके बाद जो मॉडिफिकेशन यंग्स ने किया था वो ज्यादा काम का लॉ है, उसकी बात पे बात करेंगे भी। तो हुक्स साहब ने शुरुआती लॉ क्या दिया था, देखिए इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने फॉर्मुलेटेड इन 1679 ए लॉ नोन आफ्टर हिम एज हुक्स लॉ।
जो ये बताता है द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन ए वायर, यानी एक तार के अंदर, ये मान लीजिए एक वायर है, तो इस तार के अंदर जो एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंड होता है वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड कितना रखा है। यानी यहां पर हम लोड बढ़ाते जाएंगे, ये एक्सटेंड होता चला जाएगा। जितना लोड हम बढ़ाएंगे, ये मान लीजिए यहां से कहीं पे हिंज किया है, लगाया है, तो जितना हम लोड यहां बढ़ाते चले जाएंगे उतना इसका एक्सटेंशन बढ़ता चला जाएगा। लोड अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा अपडेशन किया यंग ने, और वो अपडेशन क्या हुआ वो देखते हैं। वो अपडेशन ये हुआ और यही काम का लॉ बना आपका। थॉमस यंग ने क्या बताया 1807 के अंदर, उन्होंने ये बोला कि थॉमस यंग मॉडिफाइड हुक्स लॉ टू द मोर जनरल फॉर्म एज फॉलोज। क्या जनरल फॉर्म था, और ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू strain within elastic limit. Thus within the elastic limit stress is proportional to strain. Stress upon strain is equal to constant. और इसी constant को क्या बोला गया, the constant of proportionality is known as modulus of elasticity. ये क्या है, modulus of elasticity. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये कांस्टेंट को बोला गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अगर सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो आपसे पूछा जाएगा, और अगर ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो कहीं ना कहीं कुछ लिख देंगे यहां पर, विथ इन द इलास्टिक लिमिट, विथ ओवर द इलास्टिक लिमिट एंड समथिंग लाइक दैट। तो आपको ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पकड़नी होगी, और साथ में इसको कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इसकी वैल्यू नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, एंड द मैनर इट इज डिफॉर्म्ड, और इस पे भी डिपेंड करती है कि किस तरीके से इसको डिफॉर्म किया गया है। आगे कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कुछ बातें हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। वो तो आपको समझ में आ ही गया है कि ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखा है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट्स। इस वर्ड को ना भूलिएगा, इसकी बाद ही ये काम करेगा, ये कंडीशन है। पेट्रोल डालने के बाद ही गाड़ी चलती है, तो ये लिखना कि गाड़ी खूब तेज चलती है, इसके साथ बताना जरूरी है कि पेट्रोल पे गाड़ी चलती है। तो ऐसा ही यूनिट्स और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डायमेंशन लिखें, इट इज डिनोटेड बाय ई। ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडुलाई ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 तरह के हैं हमारे इस बार के कोर्स में, ये 2 तरह के ही कोर्स में हैं, तीसरा वाला आउट ऑफ कोर्स है। 2021-22 की बात कर रहा हूं, टर्म 2 एग्जामिनेशन की। यंग्स मॉडुलस, जिसे वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। बल्क मॉडुलस, जिसे आप के से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे आप वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे के से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये आउट ऑफ कोर्स है। तो बल्क मॉडुलस क्या है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस, दैट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप, जो कि कोर्स में नहीं है। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं।
यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा बेटा? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, भाई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ले लो, तो y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है? F/A। अगर मैं y की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया F/A, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा L अपॉन L। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा F/A इंटू ये रहा L अपॉन डेल्टा L। ये वैल्यू आपकी आ गई, और यही फॉर्मूला देखिए ऊपर ये लिखा हुआ था F/A इंटू L अपॉन डेल्टा L। ये क्या है? यंग्स मॉडुलस। इसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है, और छोटे मोटे न्यूमेरिकल इसको लेके बनते हैं जो आप चुटकियों में कर लेंगे, थोड़ा भी जानकारी आपको है तो। और SI सिस्टम, CGS सिस्टम, डायमेंशनल फॉर्मूला आप जान ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। यंग्स मॉडुलस फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अगर है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लीजिए इस तरह का वायर है, तो इस तरह का वायर का रेडियस अगर R है तो यहां पर एरिया लिखना चाहिए था। इस एरिया को कितना लिख दोगे? बड़ी आसानी सी बात है, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो F अपॉन A की जगह पाई आर स्क्वायर लिख दो, बस जो फॉर्मूला भी देखा था ना, F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। इस A की जगह आप पाई आर स्क्वायर मेंशन कर दो, बात खत्म हो गई। इसमें दमी क्या है? बिल्कुल आसान बात। फिर ये यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करने की बात करते हैं। तो यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करने के लिए ये जितनी वैल्यू है सबको 1 कर देते हैं F को छोड़कर। यानी क्या किया? इस L को, ये L लिखा हुआ है, इस L को देखिए 1 कर दिया, ये L एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, डेल्टा L को भी 1 कर दिया, तब Y बराबर F आ जाता है। तो सिंपल सी ये बात कहते हैं क्या है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू दी फोर्स रिक्वायर्ड, y इज इक्वल टू F था ना, टू एक्सटेंड ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय यूनिट अमाउंट। सब कुछ 1 1 1 कर रखे हो, या कह सकते हो 1 मीटर वायर था और 1 मीटर उसको बढ़ाए हो, इसका मतलब वायर की लेंथ को डबल कर दी हो। 1 मीटर के वायर को 1 मीटर और बढ़ा दिए, यानी 1 मीटर को 2 मीटर कर दिए हैं। तो दैट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर। बस इसको यंग्स मॉडुलस का डेफिनेशन पूछा जाए, अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये छाप देंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव है तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बात बन जाएगी, कोई इसमें दिक्कत की बात नजर नहीं आती। चलिए ये बात भी समझ में आ गई, आगे चलते हैं। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कई चीजें पूछी जाती, मैं पूरी चीज आपको बता दे रहा हूं जिससे आपका किसी भी तरह का कोई पेपर आवे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटेलिक वायर। ये बेसिकली सब्जेक्टिव पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में जो अगर 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस के साथ साथ उनमें से एक ये भी टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाएगा, या है ही। अब इसमें क्या होता है, क्या है कहानी, ये मैं बताता जाता हूं आपको। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मेटेलिक वायर। आप ये समझ लें कि एक वायर लिया गया है, इस वायर को कहीं पर हिंज कर दो या लटका दिया मान लीजिए। इस वायर पर हम लोग, मैं येलो कलर लेता हूं जिससे आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ पाए, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक वेट लटका रहे हैं और इस लोड को हम बढ़ाते जाएंगे, इस लोड को, और लोड बढ़ाने पर इस वायर में जो जो घटनाएं घटेंगी स्ट्रेस और स्ट्रेन के हिसाब से उनको यहां मेंशन करते जाएंगे और उसके बारे में चर्चा करते जाएंगे। तो समझ पाए आप क्या घटना घट रही है? मैं रेड कलर लूंगा जो उस पर चल पाए। तो हम लोग, ये स्ट्रेस है, देखिए यहां पर ये स्ट्रेस है और इधर कोई स्ट्रेन है। स्ट्रेस इंटरनल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है डिफॉर्मिटी, डेल्टा L अपॉन L, ऐसा समझ के चलें, ठीक। तो यहां पर इस वायर में, ये हमारा वायर था, इस वायर पे लोड बढ़ाओगे, लोड बढ़ाते जाओगे तो क्या क्या होगा स्ट्रेस स्ट्रेन में, उसकी हम चर्चा करते चल रहे हैं। तो पहले देखिए क्या होगा,
व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, स्ट्रेन का मतलब है जब डेल्टा एल काफी छोटा होता है, 1% से भी कम होता है. व्हेन स्ट्रेन इज वेरी वेरी स्मॉल, द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ग्राफ का यानी O से A तक का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन मिलती है. देखिए O से A तक का स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, दिख पा रहा होगा साफ ग्राफ मेरे ख्याल से. O से A तक आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है जब हमारा क्या होता है, स्ट्रेन काफी छोटा होता है, 1% से भी कम होता है. तो इनिशियल पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज स्ट्रेट लाइन OA. ये क्या शो करता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है. इस पॉइंट ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां लिखा भी हुआ देखिए. द वायर ओबेज हुक्स लॉ अप टू द पॉइंट ए. द पॉइंट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट. ये आपके एमसीक्यू में या आपके सब्जेक्टिव पेपर में कहीं भी पूछा जा सकता है. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं धीरे धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं. शुरुआत में जब स्ट्रेन कम होगा, 1% से भी कम, बहुत ही कम, स्ट्रेन कम होने का मतलब डेल्टा एल बाई एल यानी डिफॉर्मिटी कम है, ऐसा मान लीजिए बहुत ज्यादा. उस समय स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर जो शुरुआती पार्ट है OA, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है. OA स्ट्रेट लाइन मिलने का मतलब क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट के अंदर OA के अंदर हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है. तो OA के अंदर हुक्स लॉ फॉलो होता है और इस पॉइंट A को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट. तो ये A तक की कहानी हो जाती है. अब आते हैं अगले पार्ट में, A से B में. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में A से B पार्ट पे हम चलते हैं. तो हम A से B पार्ट में क्या देखते हैं, जब हम स्ट्रेन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, सपोज करिए, उस केस में हम देखते हैं कि A से B में हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होता, कर्व हो जाता है. यहां देखिए कर्व है, यहां पर कर्व नेचर आ गया है. A टू B में यहां लिखा भी होगा, द पॉइंट B इज कॉल्ड द इलास्टिक लिमिट. यहां पे देखेंगे इसको B को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और यील्ड पॉइंट एंड द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस लिमिट इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ. खैर वो तो पॉइंट लिखा हुआ है. तो यहां पर जब हम लोग फर्दर स्ट्रेन थोड़ा बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं A से B में कर्व नेचर मिलता है, यानी स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. लेकिन अगर हम B पॉइंट तक जाने पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर जाता है. कर्व मतलब अपने ओरिजिनल साइज और शेप को इसी पाथ से वापस ले लेता है, यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर है. तो B पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट. इलास्टिक लिमिट क्या होता था, वो लिमिट जहां तक डिफॉर्मिंग फोर्स लिमिट के अंदर तक हटाया जाए तो वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रिगेन कर जाए. वही यहां हो रहा है. बात समझ में आई होगी. तो ये जो B पॉइंट है इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट. बात पकड़ में आई. और इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं. ठीक है, अब अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं कि अगर हम लोग B से C यानी और स्ट्रेन बढ़ा दे तो क्या होगा. अगली स्लाइड पे आ गए हम लोग, जहां पर C की चर्चा हम लोग करेंगे. अब इसके आगे अगर वायर को और स्ट्रेच कर दिया जाए, द वायर इज स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. ये इलास्टिक लिमिट थी, यहां से C पहुंचा दिया हम लोगों ने. तो यहां जब B से C जब हम पहुंचाते हैं तो स्ट्रेन जो है यहां से B से C पहुंचाने में स्ट्रेस तो थोड़ा ही बढ़ा, लेकिन स्ट्रेन क्या रहा, स्ट्रेस में थोड़ा चेंज हुआ लेकिन स्ट्रेन में काफी चेंज हुआ. देखिए यहां पर तेजी से बढ़ गया. ले देखिए इस पॉइंट C पर पहुंचने पर अगर हम यहां पर C पर पहुंचते हैं और यहां पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हैं तो यहां से जो वायर है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता. वो जो ग्राफ को रिट्रेस करता है, ये डॉटेड लाइन से रिट्रेस करता है और उसके अंदर एक परमानेंट सेट आ जाता है. समझ पा रहे हैं. इस C पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो C पॉइंट के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेने के बाद भी
वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। जब उसकी वापसी होगी, जैसे मैंने स्केल का एग्जांपल दिया था, तो उसमें कुछ उसकी वो ऑलरेडी परमानेंटली स्ट्रेच हो जाएगा, परमानेंट सेट जिसे बोलते हैं। तो सी वो पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, परमानेंट सेट वाला। यही लिखा है, एट एनी पॉइंट सी देयर इज सम परमानेंट इंक्रीज इन द लेंथ, द वायर इज सेट टू हैव एक्वायर्ड ए परमानेंट सेट, द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसे ही इलास्टिक हिस्टेरेसिस बोलते हैं कि हटा लेने पर भी फोर्स अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर रहा है। ये कहानी सी तक पहुंच जाती है। फर्दर हम इंक्रीज कर दें लोड, फर्दर लोड बढ़ाते हैं जो लोड डाल रहे थे वायर पे। सी के बाद अब क्या होगा, सी तक पहुंच चुके थे हम लोग, अब नहीं माने, हमने और लोड बढ़ाया। भाई लोड कहां बढ़ा रहे, तो वे रख रहे थे वायर के नीचे। अब क्या होगा बियॉन्ड सी, तो इसके बाद हम सी के बाद क्या देखते हैं कि ए लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन। यहां के बाद देखिए एकदम से स्ट्रेन बढ़ जाता है और लेंथ ऑफ द वायर, उसकी जो वायर की जो लेंथ है, भाई स्ट्रेन बढ़ने का मतलब क्या है, डेल्टा एल बढ़ रहा है, ओरिजिनल लेंथ तो सेम ही थी। तो लार्ज इंक्रीज इन स्ट्रेन हो जाता है और स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम हाईएस्ट पॉइंट डी ऑफ द ग्राफ, जो हाईएस्ट पॉइंट डी ऑफ द ग्राफ मिलता है इसके अंदर एस यू, उसको हम नाम क्या देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पॉइंट डी ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ एस यू ऑफ द मटेरियल। सी के बाद हमने क्या किया था, सी के बाद फर्दर इंक्रीज इन लोड किया था, यानी लोड और बढ़ाया था। लोड बढ़ाने पर एकदम से हमने क्या देखा कि उसका स्ट्रेन काफी तेजी से बढ़ा और मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंचा डी तक। डी पर जो हमें वैल्यू मिली एस यू, उसे हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला। अब उसके बाद क्या रहा, डी के बाद क्या रहता है कि एकदम से वायर इसके बाद पतला होना शुरू हो जाता है और पतला होके फिर टूट जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा, ई पॉइंट पे फ्रैक्चर पॉइंट, यहां पे वायर टूट जाता है, यही घटना घटती है। तो ये फ्रैक्चर पॉइंट का मतलब क्या है, वायर यहां पे जाके टूट जाएगा। तो दी वायर ब्रेक्स एट द फ्रैक्चर पॉइंट ई, दिस रीजन बी टू ई। अभी जो रीजन है यहां बी से लेकर ई तक, यहां से लेकर बी से लेकर ई तक, इस रीजन को बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, इज कॉल्ड प्लास्टिक रीजन एंड द मटेरियल इज सेड टू बी अंडरगो प्लास्टिक फ्लो और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ग्राफ है मेटेलिक वायर के लिए, और ये आपको आना चाहिए कि कैसा बिहेवियर ये शो करता है। जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते हैं समरी फॉर्म में, शुरुआती कुछ O टू A में बहुत कम रीजन के लिए हुक्स लॉ फॉलो करता है, A से B तक यानी इलास्टिक लिमिट तक अपनी पोजीशन, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी पोजीशन को रिगेन कर सकता है। A से B में हुक्स लॉ फॉलो नहीं करता। उसके बाद फर्दर आप लोड बढ़ाते हैं तो C पॉइंट तक पहुंचता है जहां पे परमानेंट सेट होता है, यानी कि लोड हटाने पर भी वो वापस अपनी पोजीशन को रिगेन नहीं करता, ग्राफ को रिट्रेस नहीं करता, एक परमानेंट सेट ले लेता है। फिर लोड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने पे वो वायर खिंचना शुरू हो जाता है, स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाता है और टॉप पॉइंट डी तक पहुंचता है और डी पर ये एक टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। उसके बाद तार एकदम से पतला होने लगता है, तार एकदम से पतला होने लगता, पतला होके फिर एक पॉइंट ई आता है जहां पर वो टूट जाता है। बी से लेकर डी तक का जो रीजन है उसको हम प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। ये इसकी घटना है, मैंने पूरी आपको बता मारी। आगे चलते हैं कदम और। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कुछ ये भी जानकारी ले लेते हैं फटाफट। अब डक्टाइल मटेरियल किसे बोलते हैं, इसके हिसाब से बातचीत करें तो दी मटेरियल्स विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, अभी हमने लास्ट प्लास्टिक रेंज देखी थी इलास्टिक लिमिट से लेकर ब्रेकिंग पॉइंट तक, तो जिनके अंदर लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है उसे हम डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं।
ये देखिए इलास्टिक लिमिट हो गई, और इससे लेके ब्रेकिंग पॉइंट तक जिसकी ज्यादा रेंज हमको मिलेगी, ज्यादा रेंज है इसकी, वो डक्टाइल मटेरियल होते हैं। इनको हम पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। खींचेंगे तो खींच जाएंगे क्योंकि टूटे नहीं है ना, ये लंबा रीजन है तो जल्दी टूटेंगे नहीं खींचने पर, पतले होते चले जाएंगे, खींचते चले जाएंगे मतलब। तो ऐसे कौन से होंगे? कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्युमिनियम। इसलिए घरों में आपने देखा होगा एल्युमिनियम के या कॉपर के वायर्स आते हैं। सिल्वर, आयरन ये सब पतले किए जा सकते हैं। कैसे मटेरियल है? डक्टाइल मटेरियल। ये बड़े काम के आपके हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम लोग ब्रिटल मटेरियल्स। तो ब्रिटल मटेरियल्स को, एक क्या छूट गया क्या इसमें? डक्टाइल के बाद एक थे इनमें, हमारे ख्याल से स्लाइड मिस हो गई शायद, मेलेबिलिटी है तो। खैर ब्रिटल मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल्स क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन, जिसके अंदर जो प्लास्टिक एक्सटेंशन होता है बहुत छोटा होता है। ये देखिए यहां से लेकर यहां तक प्लास्टिक रीजन इज वेरी स्मॉल, इलास्टिक लिमिट के जस्ट करीब में ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ऐसे मटेरियल बहुत जल्दी टूट जाते हैं। द मटेरियल्स विच हैव वेरी स्मॉल रेंज ऑफ प्लास्टिक एक्सटेंशन आर कॉल्ड ब्रिटल मटेरियल्स। सच मटेरियल्स ब्रेक एज सून एज स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। जैसे ग्लास है, सिरामिक्स है, कास्ट आयरन है, तो इनमें जरा सा भी आप धक्का लगेगा, झटका लगेगा तो ये टूट जाएंगे क्योंकि ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। समझ रहे हैं? ग्लास है, शीशा है, शीशा गिरेगा तो टूट जाता है, बिखर जाता है टूट के। क्यों? क्योंकि इनका जो इलास्टिक लिमिट है उसके जस्ट पास में ही ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ये सब पॉइंट आपको थोड़ा ध्यान रहेंगे तो शानदार तरीके से जवाब दे पाएंगे। मेलेबिलिटी क्या होती है? तो मेलेबिलिटी वाली कहानी कंप्रेशन से आती है। क्या है? व्हेन ए सॉलिड इज कंप्रेस्ड, किसी भी सॉलिड को देखिए कंप्रेशन में है तो ग्राफ उल्टा बना दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कंप्रेशन और अप्लाइड फोर्स, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड नहीं है, नेगेटिव साइड है। तो कंप्रेशन कर रहे हैं किसी को, तो व्हेन ए सॉलिड इज कंप्रेस्ड ए स्टेज इज रीच्ड बियॉन्ड विच इट कैन नॉट रिकवर इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। एक ऐसा पॉइंट आता है ए डैश, जहां पर आप कंप्रेस करने के बाद अगर कंप्रेशन हटा दें तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप को गेन नहीं कर पाता, वो इलास्टिक लिमिट हो जाती है उसकी, जैसे खींचने पर हो रहा था। दिस इलास्टिक लिमिट पॉइंट ए डैश फॉर कंप्रेशन। द सॉलिड देन बिहेव्स लाइक ए प्लास्टिक बॉडी। इसके बाद सॉलिड कैसा बिहेव करता है? प्लास्टिक बॉडी की तरह। फैला दो तो फैल जाएगा। द यील्ड पॉइंट बी डैश ऑब्टेन्ड अंडर कंप्रेशन इज कॉल्ड क्रशिंग पॉइंट। ये जो बी डैश है वो क्रशिंग पॉइंट होता है। आफ्टर दिस स्टेज मेटल्स आर सेड टू बी मेलेबल। इस बी के, बी डैश के आगे, क्रशिंग पॉइंट्स के आगे जो मेटल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, वो मेलेबल हो जाते हैं। मेलेबल होने का मतलब क्या हुआ? सच मटेरियल्स कैन बी हैमर्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स। ऐसे मटेरियल्स को पीट पीट के आप इनकी पतली पतली थिन फॉइल्स या शीटें बना सकते हैं। ये टूटते नहीं। और आपने कई एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा गोल्ड फॉइल इस्तेमाल की जाती है, सोने की बहुत पतली झिल्ली फॉइल। क्यों इस्तेमाल की जाती हैं? क्योंकि गोल्ड में मेलेबिलिटी का गुण होता है। कई एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं कि गोल्ड को, सोने को पतले से पतले फॉर्म में हम पीट पीट के ले सकते हैं। यहां तक कि जो चांदी है, सिल्वर, आपने लड्डू खाए होंगे बूंदी के या बर्फी खाई होगी, तो बर्फी के ऊपर चांदी का अर्क लगा होता सिल्वर कलर का, या बूंदी के लड्डू खाए होंगे उसमें हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया होगा, या बेसन के, उसमें चांदी का चमकीला वाला पदार्थ चढ़ा होता, वो सिल्वर ही होती है। उस सिल्वर को आप कभी देखें तो पीट पीट के बहुत पतला कर दिया जाता है और उसका हल्का सा अर्क वो चढ़ा देते हैं उस पानी का डाल के, जिससे वो वाइट वाइट दिखती है और अच्छा लगता है देखने में और सुंदरता बढ़ती है। खाया भी जाता है। वो आपने खाया भी होगा कभी, ऐसी उम्मीद करते हैं। और गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये एग्जाम्पल्स है जो आपकी काफी मदद कर सकते हैं समझने में। और अभी भी एक दो यहां पर न्यूमेरिकल्स भी करूंगा जिससे आपकी मदद हो सके। तो ये चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी आपको मिल जाएंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, अरविंद एकेडमी ऐप में फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉलिंग चल भी रही है। तो अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, कोई हड़बड़ी या शॉर्टकट नहीं मारा जा रहा है, पूरी बात अंडरस्टैंडिंग में मिले आपको। ठीक,
इलास्टोमर्स की बात करते हैं, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं गई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। द मटेरियल्स विच कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेस्ड टू ए लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन्स, लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन्स जहां तक ले जाया जा सके, आर कॉल्ड इलास्टोमर्स। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो बॉडी में एरोटा होती है उसको, इसी का एक डायग्राम ग्राफ बना है, दो लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन्स तक खींची जा सकती है। देखिए काफी लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन्स के लिए। तो ऐसे मटेरियल जो इलास्टिकली स्ट्रेच हो सकते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन के लिए, डेल्टा एल अपॉन एल है सपोज करिए, तो डेल्टा एल जिसका बहुत ज्यादा हो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इलास्टोमर्स। आगे देखते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं क्या है। ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर। तो कुछ डाटा है और इसको आपको ऐसे सवाल एग्जाम, वाइट कलर ले लेना बेहतर होगा, थोड़ा दिखेगा आपको अच्छे से। A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter. L दिया है 1 मीटर, रेडियस दी है 10 मिलीमीटर, L दिया है 1 मीटर। A 100 किलो न्यूटन फोर्स F स्ट्रेचेस, और जो फोर्स की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 100 किलो न्यूटन, मतलब 10 की पावर 5 न्यूटन हो गया। स्ट्रेचेस इज अलोंग इट्स लेंथ। ठीक है साहब, कैलकुलेट द ए, स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है। अच्छा, वाई दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहला मैं निकालता हूं, जिसे ये बोल रहे हैं स्ट्रेस निकालने की बात। तो स्ट्रेस का मतलब है एफ अपॉन ए, तो यहां लिखते हैं एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो एफ का मतलब हो गया 10 की पावर 5, पाई का मतलब हो गया 22/7 या 3.14, और आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 मिलीमीटर था तो 10 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 0.01 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.18 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तो रहा स्ट्रेस। इसी तरीके से आपको सीख के और फॉर्मूला लगा के सवालों को करना होगा, और बहुत आसान होता है, इसमें कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आने वाली। बस थोड़ा सीखते रहिए और करते रहिए। आगे चलते हैं। बी में इलोंगेशन कितना है, यानी डेल्टा एल कितना है। हमें फॉर्मूला पता था, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, यहां येलो ले लेता हूं। तो हमें फॉर्मूला पता है यंग्स मॉडुलस के अनुसार, एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। ये फॉर्मूला हमें पता है। डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल हमको निकालना अगर है तो वैल्यू हो गई एफ बाई ए इंटू एल अपॉन वाई। अब मैं वैल्यू रख देता हूं यहां, एफ अपॉन ए की वैल्यू जो ऊपर से निकाली गई थी तो ये ऊपर से ही रख देते हैं, 3.18 इंटू 10 की पावर 8, ये एफ बाई ए की वैल्यू हो गई। और एल अपॉन वाई, तो एल कितना है, एल है 1 मीटर, एल है 1 मीटर, और वाई कितना है, यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 की पावर 11, तो 2 इंटू 10 की पावर 11। थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे और डेल्टा एल इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, 1.59 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। यानी अगर लिखना चाहें तो 1.59 मिलीमीटर लिख के इसको आंसर डाल सकते हैं। तो ये पहला आंसर था, ये दूसरा आंसर रहा ये, और तीसरा आंसर बोला है स्ट्रेन ऑन द रॉड। तो रही बात स्ट्रेन की, तो इस नंबर सी स्ट्रेन की बात कर लेते हैं। स्ट्रेन होगा डेल्टा एल अपॉन एल, ये वैल्यू हो गई। डेल्टा एल कितनी है, यहां से निकाली है 1.59 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, -3। ओरिजिनल लेंथ थी 1 मीटर,
तो ये वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल हो गई स्ट्रेन 1.59 इंटू 10 की पावर -3, और अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो 0 करीबन ये 15.9 आ जाएगा, तो 0.16% इज दी आंसर। तो ये देखिए तीनों चीज इस तरीके से निकाली जा सकती है, ये आपको आना चाहिए और ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, इसका पूरा आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा वहां, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। एक सवाल और लेते हैं बेटा, आइए देखते हैं। पीछे भी कुछ है क्या? अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल है, इसको भी करेंगे। तो व्हाइट कलर इसका लेते हैं, जैसे बात पूरी तौर पे अच्छे से समझ में आ जाए और इस वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से सवालों को हैंडल कर पाए। आइए देखते हैं। तो यहां लिखा हुआ 2 वायर्स ऑफ डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर्स। 2 वायर्स हैं, मैं रेड कलर लूं तो थोड़ा दिखा सकूंगा। एक 0.25 सेंटीमीटर का है, वन मेड अप ऑफ स्टील एंड अदर मेड ऑफ ब्रास। एक है स्टील का और एक है ब्रास का। आर लोडेड एज शोन इन द फिगर। ये देखिए एक स्टील का है बेटा, यहां दिख रहा होगा, और एक यहां पे दिख रहा है ब्रास का है। ये 1.5 मीटर का, ये 1 मीटर का। मेरे ख्याल से फिगर में आप आसानी से देख पा रहे होंगे जी। ये यहां पे मेंशन्ड है, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील गिवन है एंड ब्रास का भी गिवन है। कंप्यूट द इलोंगेशंस ऑफ स्टील एंड ब्रास। इलोंगेशन निकालना है स्टील एंड ब्रास का। बाकी 1 PA = 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। चलिए सवाल को आगे बढ़ के लगाते हैं। स्टील वायर के लिए बात करते हैं। तो स्टील वायर के लिए लेंथ दे रखी है, फॉर स्टील वायर हमारा जो लेंथ दे रखा है यानी L1 वो दे रखा है 1.5 मीटर। रेडियस जो दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, डायमीटर है इसका आधा, यानी 0.125 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। जो फोर्स लगेगा F1, यहां पे ध्यान रखिएगा, इस वाले वायर पे एक तो 4 किलोग्राम लग रहा है ये, प्लस 6 किलोग्राम ये, तो दोनों जुड़ जाएगा, दोनों ही लग रहा है ना। तो 6 + 4 यानी 10 kgf का फोर्स लग रहा है, यानी 10 × 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील कितनी है वो दे रखी है 2 × 10 की पावर 11 पास्कल। 2 × 10 की पावर 11 PA। तो y निकालने, y दे रखा है, फॉर्मूला लगा देते हैं। इलोंगेशन निकालना है, ΔL निकालना है। तो हम ये जानते हैं y = F/A × L/ΔL। अगर मैं a को एरिया वाइज लिख दूं, πr² × L/ΔL। तो ΔL अगर हमको निकालना है, थोड़ा सा इसे ऊपर लेते हैं। यहां अगर हमको ΔL निकालना है तो मैं वैल्यू कैसे लिखूंगा, F/πr² × L/y। ये वैल्यू आ गई, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहां पर हमें स्टील की बात कर रहे थे, तो ΔL1 की बात की, तो फोर्स कितना है, फोर्स इज 10 × 9.8, तो 10 × 9.8 अपॉन πr², तो 3.14 × r², 0.125 × 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर इंटू L। 1.5 मीटर की लेंथ हो गई, तो L यहां पर है 1.5 अपॉन यंग्स मॉडुलस 2 × 10 की पावर 11।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो डेल्टा L1 कितना गिरेगा जाके 1.5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। तो ये तो आया स्टील के लिए। दिस इज द आंसर फॉर स्टील। तो पहला आंसर तो या इसी तरीके से हमें क्या निकालना पड़ेगा ब्रास के लिए। अब फॉर ब्रास, तो ब्रास के लिए वैल्यू रखते हैं सीधे। अब यहां पर जो ब्रास के लिए L2 है, लेंथ 1 मीटर की थी। ये देखिए, ये ब्रास के लिए 1 मीटर की, और जो वेट लगेगा 6 किलोग्राम का लगेगा। ऊपर तो 10 का लगा था जोड़ के, यहां केवल 6 का लगेगा। रेडियस तो वही, रेडियस वही है। तो L2 हो गया 1 मीटर। R2 की बात करेंगे तो 0.125 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। फोर्स की बात करें अगर इधर F2 तो 6 kgf, मतलब 6 इंटू 9.8 न्यूटन। उसके बाद यंग्स मॉडुलस, उसकी वैल्यू होगी 0.91 इंटू 10 की पावर 11 PA। और यहां पर हमें इसी तरीके से अगर L2 निकालना है, ऊपर वाली वैल्यू में रख देंगे तो F/πr², यही वैल्यू रख रहा हूं, एक बार लिख देता हूं आपके लिए, πr² इंटू L/y। जब लिख ही रहा हूं, कर ही रहा हूं, तो पूरी बात समझ में आनी चाहिए। तो फोर्स की वैल्यू क्या रही 6 इंटू 9.8 अपॉन पाई की वैल्यू रही 3.14 R2² यानी 0.125 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। लेंथ कितनी है 1 मीटर। फाई कितना है 0.91 इंटू 10 की पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा L2, और इसको सॉल्व करने पे वैल्यू मिलेगी 1.3 इंटू 10 की पावर -4 मीटर। दिस इज आंसर फॉर ब्रास। अगर ये सवाल आप सीख जाते हैं तो इस चैप्टर में कोई कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, आपका सारा सही होने वाला है। इसलिए मैंने ये भी क्वेश्चन ले लिया जिससे आपको क्वालिटी वन शॉट मिले, मजबूत वन शॉट मिले, काम चलाऊ नहीं मिले। खैर, एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? ये within the elastic limit the ratio of normal stress to the volumetric strain is called bulk modulus of elasticity। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो रेशियो है K से रिप्रेजेंट करते हैं, वो F/A इंटू V/डेल्टा V आ जाएगा। और इसी को हम लिखते हैं K = -PV। अब जो P लिखा है प्रेशर, वो F/A को लिख दिया है, तो F/A को P लिख दिया है। ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने P को F/A डाल दिया है, इस तरह लिख दिया है। और निगेटिव साइन क्या शो करता है? यहां पर निगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम decreases with increase in stress। जब स्ट्रेस आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि नेगेटिव साइन शोज दैट द वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस। अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अगली चीज, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ के। द SI यूनिट ऑफ बल्क मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। CGS यूनिट लिखी हुई है सेंटीमीटर 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला आपके सामने है। एक टर्म आता है कंप्रेसिबिलिटी, ये भी अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं, ये 1/K के बराबर होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/K। The SI unit is
न्यूटन वगैरह वगैरह लिखी, इसको पढ़ के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कंप्रेसिबिलिटी आप जरूर दिमाग में रखें। लास्ट क्वेश्चन इसका स्लाइड का और इस प्रेजेंटेशन का जो पूरी बात खत्म करता है आपके सामने लिखा, दी एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशियन इज अबाउट 3000 मीटर। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी अपॉन वी ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशियन गिवन दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर is 2.2 into 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो स्ट्रेस होगा इसमें, वो स्ट्रेस क्या होगा? होगा प्रेशर exerted by a water column of height 3000 मीटर। भाई स्ट्रेस क्या होगा? F अपॉन ए की बात है ना, तो F अपॉन ए क्या हुआ? प्रेशर। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ये वाटर कॉलम ऑफ हाइट 3000 मीटर। अब ये प्रेशर होगा कितना? ये होता है H रो जी के बराबर। 3000 मीटर का अगर है तो 3000 मीटर इंटू 1000 एसआई सिस्टम में पानी का डेंसिटी और इंटू जी को ले लो 10, तो वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रही बल्क मॉडुलस की बात, तो बल्क मॉडुलस जिसे हम K लिख सकते हैं, K लिखते ही हैं, ये है स्ट्रेस अपॉन डेल्टा V अपॉन V, और यहीं से हमको क्या चाहिए? डेल्टा V अपॉन V। तो डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू क्या हो गई? स्ट्रेस अपॉन K। स्ट्रेस तो ऊपर से ही निकाल लिया है, तो स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन K, और K की वैल्यू दे रखी है 2.2 इंटू 10 की पावर 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1.36 इंटू 10 की पावर -2। अप्रॉक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं 1.36%। ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर विथ न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाता है, कोई भी बात छोड़ी नहीं गई है। तो बच्चों हम लोग अब आ जाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस पे। बड़ा ही आसान टॉपिक है। तो शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या मतलब है कि जब भी कोई हम लोग कोई सॉलिड चीज लेते हैं, ये सॉलिड्स के लिए आप ऊपर इसके सरफेस पर, जैसे कि ब्रिक होती है, बुक ले लीजिए, तो बुक को ऊपर से ऐसे फिसलाएंगे, जब हाथ लगाएंगे टेंजेंशियल फोर्स उसके ऊपर वाली सरफेस पर किताब की, तो किताब तो रिजिड नहीं है। अगर कोई रिजिड बॉडी लेंगे और उसके इस टॉप सरफेस पर आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, तो क्या होता है कि जो नीचे वाला सरफेस है इसी के अपोजिट यहां पर एक्शन रिएक्शन करके एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब ये तो जगह है नीचे वाली फिक्स्ड, इस वजह से रिएक्शन भी लगा और ये हिलने वाली है नहीं। अब इस कपुल की वजह से ये क्या करता है, कोशिश करता है इसको टर्न करने की, तो ये आगे थोड़ा सा खिसक जाता है ऊपर से जो फोर्स लग रहा है। तो कोई सॉलिड होगा, ऊपर से आप फोर्स लगाएंगे तो ऊपर की सरफेस थोड़ी ऐसी सीधे थी ऐसे हो जाएगी। यही यहां पे देख पा रहे होंगे, ये पहले सीधी सरफेस थी, ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा, ये सरफेस इस तरीके की बन गई जैसे आपको डॉटेड लाइन से पहले दिख रही थी, और इस एंगल को आप बोलते हैं शेयर एंगल। अब इस एंगल को आप मेजर कर लीजिए, इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा? विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या कैलकुलेशन बनेगी अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, बाकी बातें जो मैंने बोली हैं लिखी हुई हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए, जब आप कैलकुलेशन करने में आएंगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितना है? फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इसी टॉप सरफेस का, इसका एरिया, और फोर्स ये टेंजेंशियल फोर्स जितना लगा रहे हैं। शेयर स्ट्रेन क्या है? थीटा। इसको
क्योंकि ये थीटा काफी छोटा होता है इसलिए थीटा को अप्रोक्सीमेटली 10 थीटा लिख सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखें इस वाले एंगल में ये एक ट्रायंगल सा बन गया ना, ये देखिए, और अगर थीटा छोटा है 10 थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख सकते हैं, ए डैश अपॉन ए बी, जो कि वहां लिखा है। ए डैश कितना हो गया, जितना लेंथ आगे खिसका है, विच इज डेल्टा एल। तो डेल्टा एल और ए बी का मतलब हो गया ये टोटल, इसकी चौड़ाई जितनी है उसको एल कह देते हैं। तो ये हो गया डेल्टा एल अपॉन एल, ये सिचुएशन यहां बनी। अब द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज गिवन बाई, अब ईटा किससे कह देंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया एफ बाई ए, शेयर स्ट्रेन थीटा, एफ अपॉन ए थीटा, जो की वैल्यू बराबर हो जाएगी एफ अपॉन ए इंटू एल बाई एल, डेल्टा एल। ये एफ बाई ए तो पहले से पढ़ा है, थीटा की जगह डेल्टा एल बाई एल डाल दिया। तो ये फॉर्मूला मतलब आपको ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन डेल्टा एल, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालने के लिए या शेयर मॉडुलस निकालने के लिए। तो ये बड़ी छोटी सी सरल बात है, जो सिंबल इस्तेमाल हुए हैं वो अपने को अंदाजा उसका होना चाहिए। खैर, अब आगे देखते हैं इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या हैं। तो ये देखिए यूनिट्स एंड डायमेंशंस ईटा की हैं, शेयर मॉडुलस की। द एसआई यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सीजीएस यूनिट 9 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ml-1 t-2, तो इसकी यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गई। अब नॉर्मली हम जब कंपैरिजन करते हैं ईटा का यंग मॉडुलस से, तो ईटा यानी शेयर मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल इज स्मॉलर देन इट्स यंग मॉडुलस। तो ये जो सॉलिड है इसमें कुछ टेबल भी बनी हुई है जहां आप थोड़ा अंदाजा ले सकते हैं ईटा की वैल्यूज क्या हैं। तो जब हम ईटा की वैल्यूज का कंपैरिजन करते हैं यंग मॉडुलस से तो वो काफी कम आता है। अधिकतर चीजों के लिए ईटा इज इक्वल टू y/3 आता है अधिकतर के लिए। तो इससे क्या समझ में आया, ईटा हमारा स्मॉलर है यानी सॉलिड चीजों को खिसकाना आसान है बशर्ते उनको खींच के अलग करना। तो ये क्योंकि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स, उनको अलग करना वो मुश्किल है, जबकि उनको स्लाइड करना आसान है। क्योंकि ईटा का में यही बात लिखी है, दिस शोज दैट इट इज इजियर टू स्लाइड लेयर्स ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड्स ओवर वन अनदर देन टू पुल देम अपार्ट और टू स्क्वीज देम क्लोज टुगेदर। यानी इसको खींच देना मुश्किल है, स्लाइड करना आसान है। ये बात इससे दिखाई पड़ती है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आता है, तो इसको मैं करके आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर is subjected to a sharing force on its narrow face। देखिए यहां पर ये जो जिस तरह की बात कर रहा है, आप ऐसे ब्लॉक को समझें, ये स्क्वायर फेस आपको दिख रहा है जिसका L है 50 सेंटीमीटर, ये भी 50, और इसकी जो इधर मोटाई है ऐसे ये जो आपकी जो मोटाई है, डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही है देखिएगा, ये जो आपको दिख रही है इसकी चौड़ाई कम है। तो ये जो फेस है वो 10 सेंटीमीटर वाला फेस है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है, 50 and 10, ठीक। तो इसी पर आपने इसी पर फोर्स लगाया है, ऐसे टेंजेंशियल फोर्स ऐसे F इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो अपनी जगह से स्लाइड कर देगा, बाकी बातें लगा देंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना है शेयरिंग फोर्स का, 9 × 10⁴ न्यूटन। द लोअर एज इज रिवेटेड टू द फ्लोर, यानी जो लोअर एज है ये कहीं भाग नहीं सकती, इसको हमने रिविट कर दिया यानी फिक्स कर दिया है इसको। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड, अपर एज डिस्प्लेस ऐसे हो जाएगी आगे, जैसे फोटो देखा था पिछली बारे में। इफ द शेयर मॉडुलस ऑफ लेड इज 5.6 × 10⁹, ये वैल्यू दे रखी है। तो हमें मालूम है, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर और इंटू 10 सेंटीमीटर, तो हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में चेंज करोगे तो 500 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, मतलब
0.05 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आया है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। मैं ईटा का फॉर्मूला पता है बेटा, जो हमने पीछे भी दिखा था, F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। ठीक, अभी देखा पीछे। फोर्स की वैल्यू लिख दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 4, एरिया है 0.05, लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ है 0. ये L है, ये 0.50, और डेल्टा L कितनी है, डेल्टा L अभी हमको निकालनी है, विच इज डेल्टा L। तो डेल्टा L की बात अगर हम लोग करें तो ये ईटा भी नीचे आ जाएगा, यानी 9 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 0.05 इंटू 0.50, और साथ में ईटा, और ईटा की वैल्यू है 5.6 इंटू 10 की पावर 9, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, या इसको कह सकते हैं 0.16 मिलीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से शेयर मॉडुलस का यूज करके कर सकते हैं। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट या पॉज करके जो नोट डाउन करते हैं, तो ये आप इस न्यूमेरिकल को नोट कर लें। फिर अगला जो पॉइंट है, अगला जो टॉपिक है, वो है इलास्टिक एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेस्ड वायर। तो इसके बाद उसको देखते हैं जो आपके कोर्स में है। तो होता क्या है कि जब किसी वायर को आप खींचते हैं, ये देखिए वायर है, इसको जब आप खींचते हैं तो खींचने पर इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है, इंटर एटॉमिक फोर्स, वो इसको खींचने से रोकते हैं। उनका फोर्स काम करता है कि नहीं खींचो, आपने खींचा, खींचना नहीं चाह रहा, इंटर एटॉमिक फोर्स ऊपर लग रहे होते हैं, तो आपको खींचने में वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि ये रोक रहा है, आप उसको खींच रहे हैं, तो खींचने में आपको वर्क डन करना पड़ता है। यही वर्क डन इलास्टिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाता है। इतनी सी बात है, और इसकी फॉर्मूला क्या है वो भी निकालेंगे। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैंने यहां लिख भी दी है, जिसे आप अच्छे से आंसर कर पाए आ जाए तो, कि व्हेन ए वायर इज स्ट्रेस्ड, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम इनटू प्ले विच अपोजेस द चेंज बाय इंटर एटॉमिक फोर्स आ जाएंगे, जो अपोज करेंगे चेंज को। वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दीज रिस्टोरिंग फोर्सेस। अभी जो रिस्टोरिंग फोर्स F है, इसके अगेंस्ट में आप खींच रहे हैं तो वर्क डन कर रहे हैं। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही आपकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाती है। तो ये हुआ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे कितनी सेव हो जाती है, ये हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए, सपोज करिए कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया उसकी वजह से लेंथ में इंक्रीज हुआ है डेल्टा L, खींचा, और पहले वायर यहां तक थी, अब ये वायर थोड़ी स्ट्रेच कर गई है, डेल्टा L हमने इसको स्ट्रेच कर दिया है। इनिशियली द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इन द वायर इज 0। शुरू में जब खींचा नहीं था तो वायर में कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं था, लेकिन जब आपने खींचा तो वो डेल्टा L खींचने में रिस्टोरिंग फोर्स कितना हो गया, F। तो आप एवरेज अगर लेना चाहे फोर्स का तो कितना करेंगे, पहले 0 था, बाद में F हुआ, तो 0 प्लस F अपॉन 2। तो ये देखिए 0 प्लस F अपॉन 2, यानी एवरेज इंटरनल फोर्स कितना हो गया, F/2। अब वर्क डन ऑन द वायर क्या है, एवरेज फोर्स एंड इंक्रीज इन लेंथ, तो F/2 इंटू डेल्टा L। भाई इंक्रीज इन लेंथ कितनी हुई, डेल्टा L हुई, F/2 इज द फोर्स। यही वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, और इसी को आप कह देते हैं, ये देखिए यहां पर, कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी U इन द वायर। तो 2-3 तरह के फॉर्म के फॉर्मूले ध्यान रखिए। U इज इक्वल टू हाफ F इंटू डेल्टा L, और F क्या था, स्ट्रेचिंग फोर्स, डेल्टा L था इंक्रीज इन लेंथ। एक फॉर्मूला ये आ गया कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ F इंटू डेल्टा L, स्ट्रेचिंग फोर्स इंटू इंक्रीमेंट इन द लेंथ। दूसरी इसी को तिकड़म करके निकालते हैं, जो याद करना आसान होता है कई बार। ए अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ले लें तो इसी में देखिए क्या किया, ए से डिवाइड किया और एल से AL से डिवाइड किया, AL से मल्टीप्लाई। ये देखिए ध्यान से, AL से डिवाइड किया, AL से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं, दोनों कट के वापस यही बन जाएगा। अब इससे फायदा क्या हुआ, F अपॉन A को आप लिख सकते हो स्ट्रेस, डेल्टा L/L को लिख सकते हो स्ट्रेन,
और AL को लिख सकते हो वॉल्यूम। तो एक नया फॉर्मेट आ गया जिसको याद करना आसान है, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम ऑफ द वायर। इस तरीके से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। और इसके दो फॉर्म है वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने की बात आ जाए तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो स्मॉल u जिसे हम इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कह रहे हैं, टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो u इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और जो वॉल्यूम था वो इससे कट गया है। ये देखिए u का मतलब था इंटू वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गया, तो ये वॉल्यूम इससे कैंसिल आउट हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। ये किसका फॉर्मूला है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, अब इसको भी एक नए फॉर्मेट में लेके आते हैं और कितनी आसानी से आएगा। जो यंग्स मॉडुलस जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस की वैल्यू हुई यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, u इज इक्वल टू हाफ, इसकी जगह यंग मॉडुलस और स्ट्रेन दो बार मल्टीप्लाई होगा तो स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, u इज इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट को भी आप याद रखें। अब एक न्यूमेरिकल इस पे उसको भी कर लेते हैं, जैसे पूरी बात अपनी कंप्लीट होती जाए। अब ये एक न्यूमेरिकल है, देखिए इसमें लिखा है कैलकुलेट द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ ए ब्रास बार ऑफ लेंथ 0.2 मीटर and cross section area 1 centimeter square, one compressed with a load of 5 kg weight along its length। ठीक, यंग्स मॉडुलस ऑफ द ब्रास दे रखा है और स्मॉल g दे रखा है, और इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन एनर्जी निकालना है। तो पहले यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला अगर लगा दें, y की वैल्यू क्या होती है, F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, डेल्टा एल यहां से निकालें अगर हम लोग, तो डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी F अपॉन A इंटू L अपॉन Y, और हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ F इंटू डेल्टा एल यानी F इंटू L अपॉन AY। ये हाफ F इंटू डेल्टा एल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, U का हाफ F इंटू डेल्टा एल, डेल्टा एल की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी। यहां देखिए ये क्या बन जाएगा, हाफ F स्क्वायर L अपॉन A इंटू Y। वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो U की वैल्यू आ गई कितनी, हाफ, और फोर्स है, कहां गया फोर्स, 5 किलोग्राम वेट, तो 5 किलोग्राम वेट, आगे वैल्यू क्या है, 5 किलोग्राम वेट का मतलब है 5 इंटू 9.8, तो 5 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर, साथ में लेंथ है कितनी, 0.2 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर, सॉरी 0.2 मीटर, अपॉन एरिया, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप लिखोगे 1 इंटू 10 की पावर मीटर में, 1 मीटर स्क्वायर, और फिर है यंग्स मॉडुलस 1 इंटू 10 की पावर 11। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर -5 जूल। ये आपका आंसर आ गया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस तरह निकाल सकते हैं। और बहुत से बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता, तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा और थोड़ी सी वर्किंग आपका काम बन जाएगा। खैर, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक आखिरी टॉपिक होता है पॉइजन्स रेशियो, उसको भी हम लोग कोर्स में है तो स्टडी कर लेंगे। अब तक आपने नोट कर लिया होगा। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है पॉइजन्स रेशियो। अब ये क्या रेशियो है, देखिए जब हम किसी चीज को खींचते हैं तो इसमें दो तरह का आपको क्या दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन।
एक तो है लेटरल स्ट्रेन और एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहां पर देखिए लिखा क्या हुआ है, व्हेन ए वायर इज लोडेड, इस वायर में लोड दिया आपने, इट्स लेंथ इंक्रीजेज, लेंथ बढ़ गई इसकी, बट इट्स डायमीटर डिक्रीजेज। अब क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो इसका डायमीटर डिक्रीज कर जाएगा। तो एक स्ट्रेन है इसका लॉन्गिट्यूडनल और एक है लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल उसी दिशा में। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी जो फोर्स आपने लगाया है इस डायरेक्शन में ही जो स्ट्रेन है डेल्टा एल अपॉन एल, उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये इधर दब गया, जो बोलते हैं हम लोग क्या, लेटरल स्ट्रेन। तो दो तरह के स्ट्रेन हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल जिधर फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में, और लेटरल इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये, एंड दैट प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। इसी के रेशियो को हम बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो विथ इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain is called Poisson's ratio। तो ऊपर लिख दीजिए लेटरल, जो डायमीटर के सेंस में है, ये डायमीटर कम हो रहा है, पहले डी था, अब घटा है डेल्टा डी, यानी नया वाला हो गया डी माइनस डेल्टा डी। तो वो भी आराम से रखा जा सकता है, ये देख लेते हैं। अब इसका फॉर्मूला निकालें। तो जैसे मैंने बताया कि लेंथ डायमीटर डी टू डी माइनस डेल्टा डी हो गया, बात समझ में आई। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन एल। लेटरल स्ट्रेन क्या है, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी। माइनस साइन क्यों लगा, क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हो रही है तो इसलिए माइनस साइन। लेंथ इंक्रीज हो रही थी इसलिए प्लस साइन। अब पॉइजन्स रेशियो क्या हुआ, जिसे हम सिग्मा से दिखा रहे हैं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो माइनस डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। और इसका फाइनल रिजल्ट यहां छोटा थोड़ा लिखा है, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। तो ये आप याद रख सकते हैं फॉर्मूले के तौर पे पॉइजन्स रेशियो, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी इंटू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। तो और ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है, the negative sign indicates that longitudinal and lateral strains are in opposite sense। भाई एक घटता है तो एक बढ़ता है। As the Poisson's ratio is the ratio of two strains, it has no units and dimension। क्योंकि दो का रेशियो है इसलिए इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती। ये इसका लॉजिक था, ये फॉर्मूला था। इस पर एक छोटा सा सवाल है, वो भी करेंगे हम लोग। तो पॉइजन्स रेशियो का एक सवाल भी देख लेते हैं। अब यहां पर वन एंड ऑफ ए नायलॉन रोप ऑफ लेंथ 4.5 मीटर एंड डायमीटर 6 मिलीमीटर इज फिक्स्ड टू ए फ्री लिम्ब। फ्री लिम्ब का मतलब समझ लीजिए किसी पेड़ की टहनी से, शाखा से एक रस्सी लटकी हुई है। तो ये मैं आपको दिखाने के लिए एक पेड़ समझ लीजिए, और पेड़ की एक शाखा है, उससे एक रस्सी ऐसे बंध के लटकी हुई है। अब नायलॉन की रस्सी है, एक बंदर आता है, एक मंकी वेगिंग हैंडेड न्यूटन जंप्स टू कैच द फ्री एंड। यहां पे पकड़ के मंकी लटक जाता है फ्री एंड को। तो रस्सी थोड़ी खींचेगी, तो द रोप एंड लिखा है फ्री एंड स्टेज देयर, और रुका रहता है। फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द रोप एंड द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डायमीटर। इलोंगेशन और करस्पॉन्डिंग डायमीटर में चेंज। गिवन यंग्स मॉडुलस दे रखा है और पॉइजन्स रेशियो भी नायलॉन के लिए दे रखा है जो 0.2 है। तो यंग्स मॉडुलस की पहले चर्चा कर लेते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यानी F इज इक्वल टू F अपॉन A इंटू L अपॉन डेल्टा L। यहां से अगर डेल्टा L आपको निकालना है तो F इंटू L अपॉन A इंटू Y वैल्यू पुट कर दीजिए। फोर्स था 100 न्यूटन, मंकी जो है 4.5 अपॉन एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर 3.14 और 3 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर इंटू 4.8 यंग्स मॉडुलस इंटू 10 की पावर 11।
अब इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 3.32 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। तो एक पार्ट का आंसर तो ये है कि उस रस्सी में इलोंगेशन कितना हुआ, कितनी रस्सी एक्सटेंड हुई है। अभी डायमीटर नहीं आया है। अब पॉइजन्स रेशियो का हम फॉर्मूला जानते हैं, पॉइजन्स रेशियो सिग्मा जिसे लिखते हैं। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, माइनस साइन तो केवल डायरेक्शन के लिए, उसको छोड़ देते हैं अभी। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब इसको डेल्टा डी अपॉन डी लिख लो ऐसे चाहे, और एल अपॉन डेल्टा एल लिख लो ऐसे। अब यहां पे डेल्टा डी निकालना है, तो डेल्टा डी के लिए सिग्मा डी इंटू डेल्टा एल अपॉन एल वैल्यू डाल दी जाए तो कोई बुराई नहीं है। सिग्मा है 0.2, डायमीटर है कहां गया, 6, डायमीटर 6 मिलीमीटर है, तो 6 मिलीमीटर रख देते हैं। 6 इंटू 10⁻³ और इलोंगेशन इन लेंथ ये ऊपर से निकाला है 3.32 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन लेंथ, और लेंथ कितनी थी 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा यहीं तक पेड़ बना देते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ये आंसर नंबर 2 है जो डायमीटर में चेंज बता रहा है। ध्यान पूर्वक नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल अगर निकालना आपको आ गए तो विश्वास कीजिए आपका बाल भी बाका नहीं हो सकता। पूरा एक एक चीज मैंने पढ़ा दी है। मैं हटता हूं, इसको नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या क्या बोलना चाहिए, इसको पॉज करके नोट कर लें। तो ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं छूटा है, सारे टॉपिक कवर्ड हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अपने किसी एक दोस्त को जरूर शेयर कीजिएगा बेटा, जिससे पॉजिटिविटी उसको फैले, उसका हेल्प हो, मुझे पॉजिटिव मोटिवेशन मिले कि मुझे और अच्छे वीडियो बनाने हैं। और ये आपकी तरफ से मुझे एक गुरु दक्षिणा है जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है। ये अरविंद सर के वन शॉट बेटा और से अलग रहे हैं। क्यों अलग रहे हैं? क्योंकि आपने देखा सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। किसी बच्चे को नहीं भी आता है, पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखता है तो जीरो टू हीरो सीरीज है और प्योर टीचिंग थी, कोई फालतू टॉक्स नहीं की गई है। साथ में अगर इसी का आप प्रेजेंटेशन चाहते हैं, जैसे कई बच्चे चाहते हैं, तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर इसके पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। और जो बच्चे अरविंद एकेडमी ऐप से पढ़ना चाहते हैं, हम लोगों का एक ऐप भी है, तो वहां पर उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कई तरह के कोर्सेस हैं जो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलवाने में सक्षम हैं। तो आप देखिए कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मदद कर सका हूंगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।